यस। हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम अगेन। सो हाउ आर यू? कैसे हैं गाइज? मैं बता दूं कि आज हम लोग कंप्लीट डिस्कशंस ऑफ क्लास 10 सैंपल पेपर 2 की लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। इसके पहले लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस देखा था। कुछ ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स भी हम लोग यूज किए थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मुझे ऐसा लग रहा था, आपको भी ऐसा लगा होगा कि ये मतलब काफ़ी टाइम टेकन होगा, बट उन सारे क्वेश्चंस को कैसे इजी मेथड से और कैसे बाय यूजिंग ट्रिक्स हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया, ये तो आप देख सकते हो। आज का ये सैम्पल पेपर 2 का लास्ट लेक्चर्स होगा, ठीक है? क्योंकि टारगेट में ये रखा हूँ कि ईच एंड एवरी सैम्पल्स पेपर हम लोग 3 लेक्चर्स करेंगे। तो आज सैंपल पेपर 2 की लास्ट लेक्चर्स होंगी, देन इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो सैंपल पेपर 3 होगा, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएंगी, अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करना है, ठीक है? और इसके बदले में जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके बदले में आपको बस एक छोटी सी हेल्प ये करनी है कि आपसे रिलेटेड जितने भी फ्रेंड सर्कल्स हैं, जो कोई भी आपके ग्रुप्स हैं, वहाँ पे एटलीस्ट वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिल पाए। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब ज़्यादा होंगे तो बिल्कुल लाइव क्लासेस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनेगी और काफ़ी मज़ा आएगा। तो ये आप करना, और जिस दिन मुझे ऐसा लगा कि हाँ आप बिल्कुल एक्टिव हो और कंटिन्यूअस वे में आप बिल्कुल मेरे सारे लेक्चर्स को देख रहे हो, कमेंट्स आ रहे हैं, सब कुछ एज यूजुअल परफेक्ट है, देन मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? तो ये सब आप पे डिपेंड करता है, आप कितने एक्टिव हो। चलिए, जो हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था सैंपल पेपर 2 का 30 तक हम लोगों ने किया था। आज टोटल 8 क्वेश्चंस हैं और कंप्लीटली हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो फटाफट इसे स्टार्ट करो। बोला ये गया है, इन द गिवन फिगर द इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी टचेज द साइड्स बीसी सी एंड एबी। एबीसी ट्रायंगल है आपकी, ठीक है? इसका जो सर्कल है ना, यहाँ पे देखो आर पे, यहाँ क्यू पी पे और यहाँ क्यू पे टच कर रहा है रेस्पेक्टिवली। तो प्रूफ ये करना है कि जो ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू इक्वल्स टू ये दोनों किसका इक्वल्स है? हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी का इक्वल है। तो कैसे करोगे आप, ठीक है? चलिए, प्रूफ का क्वेश्चंस है, ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम में आया करते हैं, तो अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करना है। फटाफट चलिए, वीडियो को पॉज करो, थोड़े से माइंडसेट करो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। जब ना समझ में आए तब ये सॉल्यूशंस आप देखना, ठीक है? क्या किया जाएगा? एक थ्योरम है, क्या था? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, length of tangent from exterior point to a circle are equal, ठीक है? यही होता है ना? यही होता है ना? क्या बोल रहे हो आप सारे बच्चे? यही होता है ना? चलिए, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, और इसकी जो फिगर होती थी वो ऐसी होती थी कि ये टेंजेंट्स रहा यहाँ पे P, तो टेंजेंट जो ड्रॉन के सपोज ये पी ए है और ये पी बी है, तो बोथ पी ए इक्वल्स टू पी बी, मतलब हम लोग लिखते हैं सर पी ए इक्वल्स टू पी बी। ये कॉन्सेप्ट तो जान ही रहे हो और इसी का यूज करना है यहाँ पे। तो देखो, अगर मैं ए आर लिखूं तो ए आर किसके बराबर हो जाएगा? ए क्यू के बराबर होगा कि नहीं? यानी हम लोग लिख सकते हैं सर ए आर इक्वल्स टू ए क्यू बाई यूजिंग अबव प्रॉपर्टी, इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इस बीपी की बात करूं तो बीपी को क्या लिख सकते हैं सर? बीपी इक्वल्स टू बी आर, लिखो बीपी इक्वल्स टू बी आर, ये हो गई सेकंड। अगर मैं सी क्यू को लिखना चाहूं तो सी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सी पी, लिख दो सी क्यू इक्वल्स टू सी पी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ये 3 हो गए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? एक काम करो, ऐड करो सारे को, 1 2 एंड 3 को ऐड करो। क्या आप लिखोगे? ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू इक्वल्स टू ए क्यू प्लस बी आर प्लस सी पी। मतलब जो लेफ्ट साइड का वैल्यू होगा वही इक्वल होगा राइट साइड का वैल्यू, ये तो 100% श्योर है। और लेट से हम लोग इसे के मान लेते हैं, सपोज दिस इज योर के, ठीक है? यहां तक क्लियर है? चलिए, अब बातें याद है कि सर ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है? लिख दो यार। अगर मैं यूं कहूं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो क्या लिखोगे? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी लिखोगे ना? क्या लिखोगे?
ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही लिखोगे, लिखोगे ना? हाँ जी, सारे बच्चे लिखेंगे ना? हाँ। तो अब एक बात मुझे बताओ, ए बी को आप क्या लिख सकते हो? इस फिगर में देखो तो ए बी को आप क्या लिखोगे? बहुत आराम से कर रहा हूं, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा मैं नहीं कर रहा हूं, ये आप भी करोगे। अब इसमें भी एक ट्रिक्स बताऊंगा छोटा सा। हाँ देखो, बोलोगे सर ये कैसे आप लिख दिए? तो देखो लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है ना ए आर, तो सबसे पहले मैंने ए आर को ही लिखा, उसके बाद बीपी, तो उसके बाद मैंने बीपी को ही लिखा, उसके बाद है सी क्यू, तो इसीलिए मैंने सी क्यू को ही लिखा, और ये सारा का सारा आ गया। देखो ना इधर भी आ गया वही पार्ट्स। ये छोटी सी ट्रिक्स थी जो कि मैं अभी तक बताया नहीं था, हाइड किए हुए था। अब ये ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी को अगर हम लोग लिखना चाहें तो ए आर प्लस बी आर लिख सकते हैं ना, ए आर प्लस बी आर। बी सी को क्या लिखोगे? बीपी प्लस पीसी, बीपी प्लस पीसी। और इस ए सी को क्या लिखोगे? ए क्यू प्लस क्यू सी, ए क्यू प्लस क्यू सी, यही लिखोगे ना? यही लिखोगे ना या कुछ और लिखोगे? कहाँ से और लिखोगे? अब इसे थोड़ा सा अरेंज करते हैं अच्छे से। देखो ए आर और बीपी को एक साथ लिखते हैं क्योंकि सारे के सारे प्लस में ही है, सारे के सारे प्लस में। तो मैं ऐसे लिखता हूं कि सर ए आर के साथ बीपी को बैठा देता हूं, थोड़ा अच्छा दिख रहा है, और बीपी के बाद के पास सी क्यू को बैठा देता हूं। बोलोगे सर ये क्यों कर रहे हो? इसलिए कि ये देखो इन तीनों की जोड़ी एक साथ चल रही है, जमेगी। तो ये लिख दिया ए आर प्लस बीपी प्लस सी क्यू और प्लस बी आर प्लस पी सी प्लस ए क्यू, यानी कि ए क्यू प्लस बी आर प्लस सी पी। लिख सकते हैं कि नहीं? ये लिखेंगे। अब एक बात मुझे बताओ, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? तो ये तो के है और ये भी के है, तो के प्लस के हो जाएगा। ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 2k हो जाएगा ना? हो जाएगा कि नहीं? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू 2k, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू 2k, तो यहां से हम लोग के इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिख सकते हैं ना जी? बिल्कुल, के इक्वल्स टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब इस के को हम लोग क्या माने थे यहाँ पे? देखो ए बी ए आर प्लस बीपी प्लस सी क्यू, यानी ए आर प्लस बीपी प्लस सी क्यू इक्वल्स टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, या ए क्यू प्लस बी आर प्लस सी पी इक्वल्स टू हाफ, यही तो था, दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस। प्रूफ हो गया। और क्या है? कितने आराम से कर दिया, कुछ भी नहीं था। अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना। चलिए नेक्स्ट। अभी जो जर्नी है ना 30 से लेकर 38 तक, ये बहुत ही यूनिक जर्नी होती है, तो थोड़े से संभल कर इसमें करना होगा आपको। इन द गिवन फिगर एंगल ए एफ ई एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी ए का मिड पॉइंट है ई, तो प्रूफ करना है ये। चलो शुरू हो जाओ, देखते हैं कितने बच्चों के कॉन्सेप्ट सही है। करिए, मैं भी थोड़ा सा वेट कर ले रहा हूं। बहुत सिंपल है वैसे। एक इसमें कंस्ट्रक्शन करना, आप जानते हो क्या? सी से एक लाइन ड्रॉ करना यहां पे और जी पॉइंट करना। कंस्ट्रक्शंस में लिख देना मीट सी टू जी, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शंस करने के बाद एक कॉन्सेप्ट यहां पे देखो, ई क्या है? मिड पॉइंट है। ई जब अगर मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, यानी कि आप लिखोगे सर सीई जो है वो एई का इक्वल होगा, और इसे आप लिख सकते हो AC/2 लिख सकते हो ना, आधा है। ये एक इक्वेशन 1 मान लो। देखो लैंग्वेज खुद से आप लिख लेना, बस मैं इसकी क्रीम बता रहा हूं, इसमें क्रीम क्या है, क्या चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया, लिख सकते हो बाय यूजिंग मिड इन द क्वेश्चंस गिवन दैट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी ए, दैट्स व्हाई सी ई एंड ई ए इक्वल्स बोथ आर इक्वल्स, हेंस सी इक्वल्स टू ए ई एंड इक्वल्स टू AC/2। ये तो लिख ही दोगे। अब इसके बाद का कॉन्सेप्ट देखो। अब कोई ट्रायंगल, हाँ ये ट्रायंगल में आना यार, BDE में आना, तो आप लोग BDE नहीं F, ट्रायंगल BDF में आओ, ठीक है। इन ट्रायंगल BDF क्या करोगे आप?
बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, बी डी अपॉन सी डी इक्वल्स टू, पहले बड़ा वाला उसके बाद ये बी एफ अपॉन जी एफ, बी एफ अपॉन जी एफ, ये लिख सकते हैं क्या, और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। बोलोगे सर ये कैसे आप लिख दिए, सर हम तो बी सी बाई सी डी भी लिख सकते थे, सर बी सी बाई सी डी इक्वल्स टू बी जी बाई जी एफ, लेकिन आप इसे ही क्यों लिखे, तो इसके पीछे भी एक बीकेजी ट्रिक्स है, जादुई ट्रिक्स, वो मैं क्यों लिखा आपको पता चलेगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है ठीक है, कि ये जो राइट साइड में आपको प्रूफ करना है ना, उसे भी देख लिया करो कि क्या प्रूफ करना है। यहाँ पे बी डी बाई सी डी इक्वल्स टू बी ई बाई सी ई प्रूफ करना है मुझे, तो मैंने देखा कि बी डी बाई सी डी से रिलेटेड कुछ ही प्रूफ करना है, इसीलिए मैंने बी डी बाई सी डी लिख दिया ताकि कुछ कोरिलेट हो पाए, और वही चीज हुआ अभी, बी डी बाई सी डी इक्वल्स टू बी एफ बाई जी एफ, और यहाँ भी बी एफ है, मतलब अगर मैं सी ई इक्वल्स टू जी एफ को अगर सी ई प्रूफ कर दूं, अगर आप जी एफ को सी ई प्रूफ कर दो तो आपका मामला क्लियर हो जाएगा। अब यही करना है दोस्त, ये कैसे करोगे, कुछ सोचो। चलो ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ए एफ ई, ए एफ ई ये मिड पॉइंट, मतलब ये देखो इसमें एक चीज और दिया हुआ है कि ये ए क्या क्या दिया हुआ, हाँ ये मिड पॉइंट है दोनों, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसके सामने का साइड ए ई, यानी ए ई जो है वो किसका इक्वल हो जाएगा, इसके सामने का साइड ए एफ का भी इक्वल हो जाएगा, ये भी कॉन्सेप्ट है। ये दोनों मिड पॉइंट है एफ और ई, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा, तो इसके सामने का साइड ये और इसके सामने का साइड ये, ए इक्वल्स टू ए एफ होगा, लेकिन इससे तो आपका काम बन नहीं रहा है, कुछ और सोचो। ठीक है भैया, कुछ और सोचते हैं, अब सोचने के लिए बोल ही रहे हो तो सोचना तो पड़ेगा। अब इस ट्रायंगल में आते हैं, देखो कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ये ट्रायंगल देख रहे हो ना, ये कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए सी जी, मैं भी तो आप ही के साथ कर रहा हूं यार, कुछ मुझे ऐसा थोड़ा ना है कि मैं इस पे प्रैक्टिस किया, बस देख रहा हूं कि क्या क्या किया जा सकता है। इन ट्रायंगल ए सी जी अगर हम लोग देखें तो क्या, हाँ अच्छा, ये ए ई इक्वल्स टू ई सी तो यहीं से मिल गया मुझे, ए ई इक्वल्स टू ई सी है ना, यानी ए ई इक्वल्स टू ई सी मुझे मिला हुआ है, और ये दोनों लाइन पैरेलल दिया हुआ है, क्योंकि पैरेलली हम लोग ड्रॉ किए थे, कंस्ट्रक्शंस में लिख लेना पैरेलली टू ई एफ, यानी जो जी सी है वो पैरेलल टू ई एफ है। दैट मीन्स अगर बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम हम लोग देखें तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये भी दोनों साइड्स इक्वल होंगे। दैट मीन्स इट्स 100% श्योर कि जी एफ इक्वल्स टू ए एफ होगा, एकदम से श्योर, जी एफ इक्वल्स टू ए एफ। अब जी एफ इक्वल्स टू ए एफ आ गया, ए एफ को कुछ और लिख सकते हो क्या, देखो ए एफ को हमने ए ई माना है, ए एफ को हमने ए ई माना है, तो लिख सकते हैं जी एफ इक्वल्स टू ए एफ क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। ए ई को भी कुछ हम लिख सकते हैं क्या, हाँ सर ए ई को आप सी ई भी लिख सकते हो, दैट मीन्स इक्वल्स टू सी ई, मतलब कि जी एफ इक्वल्स टू आप सी ई आखिरकार आपने लिख ही दिया, तो जी एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी ई, आप लिख सकते हो इजिली जी एफ इक्वल्स टू सी ई, और यही तो हो गया। फिर इस इक्वेशन में डाल दो बी डी बाई सी डी इक्वल्स टू बी एफ बाई जी एफ, दैट्स वाई बी डी बाई सी डी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन जी एफ की जगह पे सी ई, और जब ये लिखोगे तो ये आपकी प्रूव्ड हो गई। चीजें आसान थी, बस थोड़ा सा इधर से उधर क्वेश्चंस को किया गया, थोड़ी सी आपको नॉलेज का यहाँ पे यूटिलाइज करना था और कुछ भी नहीं था। सबसे पहले हम लोगों ने देखा मिड पॉइंट से तो ये दोनों इक्वल्स हो गया, फिर थेल्स थ्योरम का यूज करके देखा कि बी डी बाई सी डी इक्वल्स टू बी एफ बाई जी एफ आ गया। अब हमें जी एफ को सिर्फ सी ई प्रूफ करना था, तो इसमें देखे कि ये दोनों साइड्स, ये दोनों एंगल्स मिड पॉइंट से इक्वल्स था, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए। फिर इस ट्रायंगल में देखा हम लोग, ये वाले ट्रायंगल में, तो पता चला कि ये दोनों साइड्स ऑलरेडी इक्वल है और ये दोनों पैरेलल है, दैट मीन्स बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम ये दोनों भी साइड्स इक्वल होंगे एग्जैक्टली, तो यहाँ से इक्वल्स हम लोग कर दिए, और ए एफ जो था वो ए ई का इक्वल था और ए ई सी ई का इक्वल्स था, तो हमने कर दिया। क्लियर है,
देखना क्वेश्चंस आप अच्छे से डील करना, एक अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करना और इसकी लैंग्वेज को लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे फटाफट। A dealer sells a toy for Rs 24 and gains as much percent as the cost price of the toy। अच्छा, ये तो इजी है यार। मान लो कि अगर वो कॉस्ट प्राइस किसका बोल सकते हैं हम लोग, टॉय का। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय बी ₹X। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया है ना, अ डीलर सेल्स अ टॉय फॉर 24 एंड गेन्स एज मच एज परसेंटेज। हाँ, गेन इसका कितना हो रहा है, X% का गेन हो रहा है, उतना ही जितना कॉस्ट प्राइस है, यानी X%। तो क्या लिख सकते हो, X इंटू X/100, यानी कितना हो जाएगा, X²/100, यही होगा ना। और सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन ही तो होता है ना सेलिंग प्राइस। तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू X प्लस X²/100, और वो सेलिंग प्राइस कितना है, ₹24, यानी कि 24। इसे 1 कर दो, इसे 100 कर दो, अब कर लो यार। 100x प्लस X² इक्वल्स टू 24, यानी X² प्लस 100x माइनस 2400 इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करना आपका काम है, रेस्ट इज योर वर्क्स। यहाँ से जब सॉल्व करोगे पॉजिटिवली जो आंसर्स आएगा, निगेटिव में तो कभी होगा नहीं, तो पॉजिटिव वे में जो भी आंसर्स आएंगे वो आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। और कमेंट में जरूर बताना, ये फाइनल है, इसे आप सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलिए कमेंट करके मुझे बताना इसके आंसर फटाफट। या तो ये क्वेश्चंस कर सकते थे 33 में, ये वाला, या तो फिर ये भी कर सकते थे, दोनों में कोई एक कर सकते थे। इन द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन of diameter 50 into 40 meter, a rectangular pond has been constructed so that area of the grass surrounding the pond would be 1184 meter square, find the length। अरे यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अगर हम लोग ये लिखें कि एरिया ऑफ, निकालना क्या है, एरिया ऑफ ग्रास, एरिया ऑफ ग्रास अराउंड द पॉन्ड, अगर ये हम लोग निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, बता सकते हो। ये लॉन का एरिया हो जाएगा, एरिया बाहरी एरिया ऑफ लॉन, और माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड, बस यही ना। ये बीच का जो ग्रास फील्ड है यही तो निकालना है। तो ये ग्रास फील्ड निकालने के लिए बाहरी एरिया जो कि 50 into 40 है, बाहरी एरिया 50 into 40 है, माइनस अगर अंदर का एरिया देखें, ये इस चीज का एरिया देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 50 रहा, और इधर से मान लो कि x है और ये भी x है, दोनों तो सेम होगा, तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 2x, ठीक है, इनटू ब्रेथ कितना हो जाएगा, ये 40 है, इधर मान लेते हैं कि ये भी x है, तो ये भी x हो जाएगा, होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 2x, ये भी हो जाएगा, ये 50 इंटू 40 माइनस 50 माइनस 2x इंटू 40 माइनस 2x, सॉल्व करो, और यही वैल्यू कितना है 1184 है। इसे सॉल्व करो आप, यू विल गेट द आंसर। कर सकते हो जाएगा। अब कभी कभी देखो यहाँ पे माइनस और प्लस का केस है ना, यानी कि ये जब सॉल्व करोगे तो आपके पास 2 वैल्यूज आएंगे, तो जैसे ही अगर आपके पास 2 वैल्यूज आएंगे तो x का सपोज वैल्यू कुछ भी आया, तो आप चेक करना कि 50 माइनस 2x क्या आ रहा है, 40 माइनस 2x क्या आ रहा है, और ये दोनों वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही होने चाहिए, ये बात का ख्याल रखना चाहिए, निगेटिव नहीं होगा कभी, एरिया कांट भी निगेटिव, ठीक है ना। तो ट्राई ये करना कि अगर आपके पास 2 वैल्यू तो आएगा ही इससे, लेकिन उसमें से चूज करना पड़ेगा कि कौन से वैल्यू सुटेबल होगी। क्लियर है, चलिए इसकी भी आंसर मुझे चाहिए। देखो गाइज, मैं पूरा का पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बस मैं एक आपको वे बता रहा हूं कि आखिर कैसे क्वेश्चंस को करेंगे। आपका एक छोटा सा काम यह है कि इसे सॉल्व करो अच्छे से, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप कितने एक्टिव हो, कितने बंदे एक्टिव हैं, यही तो मुझे पता चलेगा। सॉल्व करने के बाद मैं कमेंट का जरूर वेट करूंगा, ठीक है। एंड जो स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं उनके लिए वेल डन बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्सो, ठीक है। चलिए 34
A round table cover had 6 equal designs and as shown in the figure. If the radius of the cover is 28, मतलब अगर रेडियस मान लो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है, ये 28 दिया हुआ सेंटीमीटर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. बहुत अच्छे क्वेश्चन है, चलो करो फटाफट. इसको मिला देते हैं ऐसे. 1 2 3 4 5 6 साइड्स है ना, तो एंगल क्या हो जाएगा, हर एक एंगल क्या होगा, ईच एंड एवरी एंगल्स की बात करें तो आर इक्वल्स टू कितना है 28 सेंटीमीटर दिया. आप लोग करो सॉल्व, पॉज करके सॉल्व करते रहो, बस मैं इसे डिस्कस कर रहा हूँ. थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल 360 डिग्री, 6 डिजाइन है ना, 6 इक्वल डिजाइन, तो अपॉन 6 यानी कि 60 डिग्री, सारे के सारे 60 डिग्री. तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री होगा. अब इस पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर. मान लो ये ए है, ये बी है और ये एम है. अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, बता सकता है कोई? भाई ये रेडियस है 28 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस है 28 सेंटीमीटर. अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, होगा ना. तो तीनों 60 60 60 हो गए. अब कुछ तो आसान हो गया. क्या करोगे इसके बाद? एरिया ऑफ, अगर माइनर सेक्टर की बात करें, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो क्या होगा, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है. यानी कि 60 बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यूज √3, हाँ 22/7 इंटू 28 इंटू 28. इसे सॉल्व करो आप, ठीक है, इसे सॉल्व करो. इसे सॉल्व करो जितना भी है, इसे ओ मानो. लेकिन ऐसे थोड़ा ना कुछ आएगा, इसे मैं कर दे रहा हूं पूरा. ये 6 टाइम्स हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, ये 2 3 जा 6, और ये हो जाएगा 44 इंटू 28, यानी कि 1232/3, यानी कि हो जाएगा 410.6 के अप्रॉक्स. ये हो गया 410.67, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, बट फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ कवर, इसका चाहिए ना भाई. तो सिंपल सी बात है ना, ये पूरा का पूरा कवर्ड होगा, तो कवर्ड में क्या होगा, और उसमें पूरा कॉस्ट चाहिए 0.35 के हिसाब से. तो यहाँ पे कवर्ड थोड़े ना हुआ, अभी कवर्ड नहीं हुआ. अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, ये वाला पोर्शन तो मैंने निकाला ही नहीं, इसकी एरिया कितनी होगी, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू ए बी इंटू ओ एम, ये होगा ना. तो हाफ इंटू ए बी का वैल्यू कितना होगा, ये लो, ये भी तो मुझे पता, हाँ जब टोटल 60 60 60 है, ये 28 20, तो ये भी 28 हो जाएगा, यानी कि ए बी 28 हो जाएगा. और ओ एम कितना होगा, ये वाला देखो, ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, है ना. तो साइन का भी यूज कर सकते थे, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच, यानी कि ओ एम अपॉन 28. साइन 60√3/2 इक्वल्स टू ओ एम अपॉन 28, ऐसे कर सकते हो. तो ओ एम की वैल्यू कितनी आ गई, 14√3, और यहाँ से आप डाल सकते हो 14√3. √3 की वैल्यू 1.7 डालना, और यहाँ से जो वैल्यू आएगा, लेट सपोज आप यहाँ से x सेंटीमीटर स्क्वायर आता है सपोज, तो एरिया ऑफ माइनर, ये क्या था, सेक्टर आया था. अब इस माइनर सिगमेंट की एरिया क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट, यहां पे लिख रहा हूं, एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट. बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसलिए टाइम टेकन हो रहा है. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल एओबी, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा, 4105
0.6 माइनस ये x आ जाएगा, जो भी आएगा वो आंसर नहीं होगा, उतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब वो सिर्फ एक पार्ट का आया, मतलब वैसे वैसे 6 इक्वल डिजाइन्स हैं, वन डिजाइन, ये एरिया ऑफ वन डिजाइन हुआ। बात को अच्छे से समझो, कंफ्यूज्ड मत होना आप सारे। सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाले, देन हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी निकाले, देन एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट निकाल दिए। वन डिजाइन हम लोग निकाले माइनर सिगमेंट, टोटल एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल की एरिया को हटा दिए, सबट्रैक्ट कर दिए, तो वो आ गया। अब ऐसे ऐसे 6 डिजाइन्स होंगे तो इंटू 6 करना और इंटू लास्ट में 0.35 करना और फाइनल आंसर वही होगी। बात समझ रहे हो? इतने सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे आपको। क्वेश्चंस बहुत अच्छा है। चलिए आगे बताना आंसर फटाफट, चलो। 34 ये रहा इसका, और या तो वो क्वेश्चंस कर सकते थे या तो ये। अ क्वाड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग। ये भी वैसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। या तो वो क्वेश्चन कर सकते थे या तो फिर इसे कर सकते हो, दोनों में कोई भी एक करो। तो इसमें भी बहुत आसान से बना सकते थे आप। एक सर्कल बना दिए, यहाँ से आप इस तरह से फिगर बना दिए। रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। ओ मान लो, ए मान लो, बी मान लो, इन दोनों को मिला दो ऐसे, ठीक है। हाँ, अब क्या करेंगे? माइनर सेक्टर की एरिया क्या हो जाएगी? माइनर सेक्टर की एरिया थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है? देखो राइट एंगल यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री का परफॉर्म कर रहा है, तो 90 बाय 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 10 है तो 10 इंटू 10, जितना भी आएगा वो आपकी आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट हो गया। मेजर सेक्टर कितना हो जाएगा? मेजर सेक्टर पूरे सर्कल्स में से माइनर सेक्टर को हटा दो, तो ये कितना हो जाएगा? मेजर सेक्टर पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई इंटू 10 स्क्वायर यानी कि 100 माइनस ये डबल वाट लिखे ना, तो जो आएगा डबल वाट की वैल्यू वो डबल वाट कर देना, ये आपकी आंसर आ जाएगी। अब बोलोगे सर माइनर सिगमेंट, अभी जस्ट इस क्वेश्चन में माइनर सिगमेंट निकाले थे। माइनर सिगमेंट इज नथिंग बट योर माइनर सिगमेंट एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, ठीक है। माइनर सिगमेंट ये वाला पूरा, मतलब ये देखो माइनर सेक्टर क्या होता है? यहां से लेकर यहां तक, ये में से अगर मैं ट्रायंगल को हटा दूं तब ये पोर्शन आ जाएगा। ये आ गया क्या आपका? माइनर सिगमेंट है ये, दिस इज योर माइनर सिगमेंट। तो माइनर सिगमेंट के लिए क्या हो जाएगा? माइनर सेक्टर होगा ना ये। माइनर सेक्टर जो वैल्यू आएगा, माइनर सेक्टर में से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी घटाना पड़ेगा। माइनर सेक्टर कितना आ जाएगा? डबल वाट आ जाएगा, और इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी फिर वही करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू ए बी इंटू ओ एम। ये 10 तो ये 90 डिग्री है, ये निकालना पड़ेगा साइन 45 डिग्री का यूज करके, क्योंकि ये 90 है तो 45 होगा, फिर ये भी 90 है तो ये 45 और ये 45। यहाँ से ए एम डिस्टेंस निकालोगे, ओ एम डिस्टेंस निकालोगे, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे। और मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा? पूरे में से माइनर वाले को हटा देना। ये भी हुआ, क्लियर है? चलिए, सारे के आंसर चाहिए और ये आपको होमवर्क है। स्टैटिस्टिक्स की स्ट्रांग प्रॉब्लम, क्योंकि अगर मैं अभी ऐसे बताऊं तो समझ नहीं पाओगे। स्टैटिस्टिक्स जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। तो ये होमवर्क है, इस पर ट्राई करना आप। बाकी अगर नहीं बनेंगे तो मैं बताऊंगा। चलिए 36, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। Sehaz Batra gets pocket money from his father every day. Out of pocket money, he saves money for poor people in his locality. On first day, saves 27.5. On each succeeding day, he increases his saving by 2.5. यही AP की क्वेश्चन है। Find the amount saved by Sehaz in 10th day. 10वें दिन वो कितना सेव कर पाएगा? तो T10 की वैल्यू निकालनी है। T10 कितनी हो जाती है? A प्लस 9D। A की वैल्यू कितनी है? 27.5 फर्स्ट डे बचाता है,
प्लस 9 इंटू डी कितना है 2.5। बस इसे सॉल्व करो, जितना भी आएगा वो आपकी आंसर हो जाएगी। फाइंड द अमाउंट सेव्ड बाय सेहज ऑन 25th डे, वही है यानी कि T25 निकालना है। तो क्या हो जाएगा a प्लस 24d, a प्लस n माइनस 1d होता है ना, तो a कितना हो जाएगा 27.5 प्लस 24 इंटू 2.5, जितना भी आ जाएगा वही आपकी आंसर हो जाएगी। आइदर ये दोनों क्वेश्चंस कर सकते हो या तो फिर ये कर सकते हो। फाइंड द टोटल अमाउंट सेव्ड बाय सेहज इन 30 डेज। टोटल अमाउंट मतलब कि यहाँ पे सम निकालना है 30 टर्म का, तो एज 30 क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना हो जाएगा 30/2 इंटू 2a यानी कि 2 इंटू 27.5 प्लस n 30 है ना, तो 30 माइनस 1 29 इंटू डी 2.5। बस इसे सॉल्व करना है, जितना भी आया वो आपकी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो क्लियर एवरीबॉडी। तो ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। 37 देखो ये बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, देखकर डरना नहीं है, बस दिखने को बड़े लगते हैं लेकिन काम बहुत इजी होता है। बोला जा रहा है रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। एन आइसक्रीम सेलर यूज्ड टू सेल डिफरेंट काइंड्स एंड डिफरेंट शेप्स ऑफ आइसक्रीम्स, अलग अलग टाइप के अलग अलग शेप्स के आइसक्रीम्स को वो सेल कर रहा है। लाइक रेक्टेंगुलर शेप्ड, देखो ये एक रेक्टेंगुलर शेप्ड है, विथ वन एंड हेमिस्फेरिकल, कोन शेप्ड, रेक्टेंगुलर ब्रिक्स इटीसी, बहुत तरह का, ये कोन शेप्ड भी है, ये हेमिस्फेर ऊपर से हेमिस्फेरिकल टाइप है, तो बहुत सारे हैं यहाँ पे। वन डे शीतल एंड हर ब्रदर कम टू हिज शॉप, शीतल परचेज्ड एन आइसक्रीम विच हैज द फॉलोइंग शेप्स, आइसक्रीम्स कोन as the union of right circular cone and hemisphere that has the same circular base on the cone. The height of the cone is 9 cm. ये हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक इसका कितना दिया हुआ है 9 cm, h इक्वल्स टू 9 cm। एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है ना वो कितना दिया हुआ है 2.5 cm। ठीक है। हर ब्रदर परचेज, ये शीतल परचेज करती है, उसका जो ब्रदर है ना शीतल का वो ये वाला परचेज करता है। इसमें लेंथ कितना है 9, ब्रेथ कितना है, विथ वही ब्रेथ 4, और हाइट कितना है, थिकनेस कितना है 2 सेंटीमीटर। ये हो गया। तो भाई सबसे पहले तो ब्रदर वाला तो एक ही झटके में निकल जाएगा। ब्रदर का जो वॉल्यूम होगा, जो ये शेप है, तो ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ दिस आइसक्रीम्स, ये क्या हो जाएगा सिंपल L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। क्यूबॉइड का फॉर्मेट है ये, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 9 72 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया डायरेक्ट आंसर, इसका तो डायरेक्ट आ गया। लेकिन जो शीतल परचेज की थी ना वो दो अलग अलग है, आइसक्रीम है कोन टाइप का लेकिन विदाउट हेमिस्फेरिकल, मतलब बस यहां से लेकर यहीं तक वाला है, वो ऊपर वाला पार्ट नहीं है। और दूसरा में क्या खरीदती है वो विथ हेमिस्फेरिकल एंड। तो कैसे होगा ये देखो, ये तो आपका कोन है, ये नीचे वाला पार्ट क्या है कोन है, और ऊपर वाला पार्ट क्या है स्फेयर है। तो वॉल्यूम दोनों का आपको जानना पड़ेगा और कुछ नहीं है। कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अगर सब पहले हम लोग ना विदाउट हेमिस्फेयर यानी कोनिकल शेप खरीदता है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है πr²h/3, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू रख देना r² यानी कि 2.5 का स्क्वायर इंटू 9। बस इसे सॉल्व करो, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड के आंसर अगर निकालोगे तो ये तो होगा ही, ये वॉल्यूम को आप यहाँ पे लिखना प्लस ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये तो हेमिस्फेयर है, और हेमिस्फेयर का अगर वॉल्यूम देखें तो कितना हो जाएगा हेमी आधा 2/3 πr³। स्फेयर पूरा नहीं है हेमिस्फेयर है, तो ये कितना हो जाएगा दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, पाई वही आर वही 2.5, चेक कर लेना, दोनों को ऐड कर देना आपके आंसर आ जाएगा। देखा, बस दिखने को बड़ा लगेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिखने में बहुत बड़े लगेंगे लेकिन इसका काम कुछ खास नहीं है, इजी होता है। गाइज एक बार मैं फिर से आप सब बच्चों को एक बात बताना चाहता हूं, जितने भी क्वेश्चंस मैं सैंपल पेपर में करा रहा हूं तो एक आदत मत बना लो
कि सर तो बता ही रहे हैं, उन वो आंसर्स भी बता दे रहे हैं। जो आपका सेक्शन ई और सेक्शन डी का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो उसे आप करना और करने के बाद आंसर को कमेंट में जरूर करना, तभी मैं जान पाऊंगा कि कितने बच्चे रियल में एक्टिव हैं। तभी तो मैं समझ पाऊंगा कि हाँ आपने अच्छे से सॉल्व किया है इसे। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल अपने पास रखना, ठीक है। चलिए आज की सेशन की लास्ट क्वेश्चंस 38 और इसे सॉल्व कर दो फटाफट। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का है, आता है, इजी है। देखो ये बिल्कुल यहाँ द हाउस ऑफ अजय एंड सूरज, ये अजय का हाउस है और ये सूरज का हाउस है। 100 मीटर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर है। एंड द हाइट ऑफ देयर हाउसेस इज द सेम एज अप्रॉक्स 150 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 150 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 150 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 150 मीटर, ठीक है। वन बिग टावर, यहाँ से अब देखो एक ऊपर में टावर है, ये ऊपर में near their house. Once both friends decided to measure the height of the tower, they measured the angle of elevation of the top of the tower from the roof of their houses. यहाँ से देख रहा है टॉप पे, तो ये 45 डिग्री एंगल बन रहा है और ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इजी है यार। देखो हाइट ऑफ द टावर, ये पूरे टावर की हाइट पूछ रही है, एच की हाइट पूछा जा रहा है, एच मुझे निकालना है, एच इक्वल्स टू वाट। तो सबसे पहले तो ये तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये एरिया, ये तो 150 मीटर हो जाएगा, लेकिन मुझे ये वाला एरिया नहीं मालूम कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा। तो इसके लिए देखो ये ट्रायंगल गेन करो, ये वाला ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये बनेगा, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये बनेगा, बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा ना। तो लेट सपोज ये आपका y है और ये आपका x है, मतलब ये फिगर को अब देखो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। अब इस फिगर को बिल्कुल इस तरह से ट्रीट करो, ये y हो गया, ये x हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर दिया हुआ है, ये 45 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, या tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि y अपॉन एक्स, और tan 45 1 इक्वल्स टू y अपॉन एक्स, यानी कि यहाँ से आपका हो गया x इक्वल्स टू वाई। चलो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, y अपॉन एक्स प्लस 100 होगा ना। तो tan 30 डिग्री कितना होता है, 1 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू y को x मान लेते हैं और नीचे x प्लस 100। इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो x प्लस 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट 3x। इसको इधर लाता हूं तो x माइनस रूट 3x इक्वल्स टू 100। x को कॉमन करता हूं, 1 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 100। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 अपॉन 1 माइनस रूट 3। कोई दिक्कत, क्लियर है यहां तक। कितनी आंसर आएगी इसकी, कोई बता सकता है। सॉरी, वही तो मैं सोच रहा था यार, मैं भी यहाँ नीचे देखने लगा, कुछ कुछ सोचा जाए, ऊपर से देख रहा था टावर से, अब मैं नीचे की ओर देखने लगा। ये निगेटिव में जा रहा है ये निगेटिव में, x प्लस 100 इक्वल्स टू रूट 3x, तो ये अगर इसको इधर लाएं तो इधर माइनस 100 हो जाएगा ना, ये भी माइनस 100 हो जाएगा ना, तो ये भी माइनस 100 हो जाएगा ना, यानी x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100 अपॉन रूट 3 माइनस 1। ये जाकर सही हुआ, पॉजिटिव आना चाहिए ना। आप x की वैल्यू निकाल दोगे, जितना भी x आया तो आप x जो आएगा वही तो y होगा, तो y आप निकाल लिए, और टावर की हाइट कितनी हो जाएगी, y प्लस 150, ठीक है। ये व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड हर हाउस, मतलब x की वैल्यू निकालना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। इसे आप सॉल्व करो, आपकी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को। तो ये रहा सैंपल पेपर 2 की आखिरी डिस्कशंस, काफी अच्छा लगा होगा आई होप। कुछ क्वेश्चंस को मैंने आप पे छोड़ा कि उसे बिल्कुल कैलकुलेटिव वे में सॉल्व करना और मुझे कमेंट करना आंसर। तो आई होप कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद गाइज सैंपल पेपर 3 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।